हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित टेक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम पानी के माध्यम से वाटर पानी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। नाम देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अच्छा, तो पानी से कैसे जनरेट करेंगे? पानी से यदि जनरेट करना है तो हमें पानी को कहीं ऊपर रखना पड़ेगा, कहीं ऊपर रखना पड़ेगा, और ऊपर से हमें पानी को नीचे भेजना पड़ेगा। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? पानी को पहले ऊपर रखना पड़ेगा, उसके बाद पानी को नीचे भेजना पड़ेगा बहुत हाई प्रेशर में। और नीचे क्या करना पड़ेगा? नीचे एक टरबाइन लगाना पड़ेगा। ओके, नीचे एक टरबाइन लगाना पड़ेगा और एक छोटा सा नोजल रखना पड़ेगा। फिर वो नोजल से हाई प्रेशर में वाटर को थ्रो करना पड़ेगा। जैसे ही टरबाइन पे वाटर प्रेशर पड़ेगा और टरबाइन क्या होगा? घूमना चालू हो जाएगा। जैसे ही टरबाइन घूमना चालू हो जाएगा, उसके साथ जो कपल्ड जनरेटर के जो शैफ्ट रहेंगे वो भी घूमना चालू हो जाएंगे। तो जनरेटर के शैफ्ट घूमना चालू हो गए तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चालू हो जाएगी। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड में फीड हो जाएगी। एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको इन डेप्थ समझते हैं। तो देखिए, ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो वाटर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पावर प्लांट कहाँ लोकेट होगा? जहाँ वाटर ज़्यादा मात्रा में पाई जाए। तो जो सोर्स ऑफ वाटर है वो रिवर है यहाँ पे। तो रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो जहाँ रिवर होगी या लेक होगी, बड़ी लेक होगी, वहाँ पे ये पावर प्लांट बिठाया जाता है। ओके, और अब यहाँ रिवर तो है डाउन स्ट्रीम में। अब हमें जो वाटर है उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हायर पोटेंशियल में, मतलब जो वैली है, हिली एरिया में, जहाँ ऊंची हिल है, वहाँ पे हमें एक रिजर्वॉयर बनाना पड़ेगा। ओके, तो हमें रिजर्वॉयर बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? एक रिजर्वॉयर यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे एक रिजर्वॉयर बना लिया। अब रिजर्वॉयर कैसे बनेगा? एक डैम बिठाकर। तो यहाँ पे डैम भी बना लिया। अब डैम इसलिए बनाया गया ताकि हम वाटर को कंट्रोल कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं? डैम के गेट को ओपन या क्लोज करके वाटर की फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट? तो हमने क्या किया? यहाँ पे डैम बिठा दिया। तो डैम इस एरिया को ब्लॉक कर दिया। अब इस एरिया को जैसे ही ये ब्लॉक हो गया तो ये एक रिजर्वॉयर बन गया। तो रिवर का पानी यहाँ तो स्टोर हुआ, प्लस यदि रेनफॉल होता है तो वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ओके, अब मान लीजिए क्लाइमेट कंडीशन खराब हो गई। मान के चलिए क्लाइमेट कंडीशन खराब हो गया और बहुत हेवी रेनफॉल हुआ, तो क्या होगा? रिजर्वायर तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इस विपदा को रोकने के लिए यहाँ पे एक स्पिलवे बनाया जाता है। स्पिलवे क्या? स्पिलवे। वो स्पिलवे का काम क्या है? जो एक्सेस वाटर रहता है रिजर्वायर में वो बाईपास हो जाता है। वो बाईपास होके रिवर में फ्लो कर जाता है। तो स्पिलवे का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिलवे क्या करता है? जो एक्सेस वाटर हेवी रेनफॉल के चलते जो डेवलप कर जाता है रिजर्वायर में, वो ओवरफ्लो ना होए उसके लिए क्या किया जाता है? स्पिलवे के थ्रू बाईपास करके रिवर में डाउनस्ट्रीम में भेज दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया स्पिलवे का काम। समझ में आया स्पिलवे का काम? अब क्या आता है? अब हम लोग क्या करेंगे? डैम का गेट ओपन करेंगे ताकि वाटर फ्लो हो। ठीक है, तो हमने क्या किया? डैम का गेट ओपन किया। डैम का गेट ओपन करने से अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? वाटर को यूज में लाएंगे फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ब्रीफ बताया था कि कैसे काम कर रहा है, अब हम डिटेल में जानेंगे। तो हमने क्या किया? डैम को ओपन किया। जैसे ही डैम का गेट को ओपन किया तो वाटर फोर्सफुली प्रेशर चैनल से एंटर होगा। तो यहाँ का एक जो पार्ट है वो यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या हो रहा है, सीन क्या है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं, ये एरिया को बोलते हैं हेडवर्क्स। हेडवर्क्स का काम क्या है? हेडवर्क्स का काम ये है कि वो क्या करता है? बेसिकली एक फिल्टर का काम करता है। क्या फिल्टर करता है? ये जो पानी है, पानी में मौजूद पत्थर, मिट्टी, ये सबको फिल्टर करता है। ये सब यदि नीचे चले जाएं तो टरबाइन से टकराकर टरबाइन के ब्लेड्स को डैमेज कर सकते हैं। तो यहीं पे हेडवर्क्स में ही वो फिल्टर किए जाते हैं। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन वो नीचे जाता है। ठीक है, इस पाइप को बोलते हैं कॉन्डक्ट।
क्या बोलते हैं, कॉन्डक्ट। तो एक कॉन्डक्ट के थ्रू, ये एक सर्कुलर स्टील के पाइप होते हैं, स्टील या तो कंक्रीट के भी बने हुए रहते हैं, तो नॉर्मली हाई प्रेशर विथस्टैंड करने के लिए स्टील के बने हुए रहते हैं। तो ये जो कॉन्डक्ट है इसमें से पानी जाता है, ओके। और एंट्रेंस में ही, मतलब ये जो एंट्रेंस है, पेनस्टॉक का जो एंट्रेंस है, यहीं पे ही एक सर्ज टैंक इंस्टॉल किया रहता है, सर्ज टैंक। अब नाम ही देखिए, सर्ज टैंक, मतलब ये सर्ज को विथस्टैंड करता है। कैसा सर्ज, पानी का सर्ज। कहाँ पे होता है, पेनस्टॉक में होता है। मतलब ये बेसिकली जो कॉन्डक्ट है, कॉन्डक्ट से होते हुए जो पेनस्टॉक में जाता है, इसमें जो सर्ज होता है, सर्ज को विथस्टैंड करने के लिए ये सर्ज टैंक बनाया गया है। ये सर्ज टैंक में क्या होता है, जब पानी का प्रेशर कम या ज़्यादा होता है, वो कब कम या ज़्यादा होता है, लोड डिमांड जब कम या ज़्यादा होता है। जो अपना लोड डिमांड है यदि कम हो जाता है, लोड डिमांड कम हो गया मतलब क्या हो गया, पानी की रिक्वायरमेंट कम हो गई। पानी जो पहले एक 10% से फॉर एग्जांपल 50% पानी जा रहा था, 50% पानी जा रहा था, अभी लोड डिमांड कम हो गया तो पानी की रिक्वायरमेंट 50% से घटकर 30% हो गई। तो कितना बचा, 20% एक्स्ट्रा पानी बचा। अब वो 20% एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा, वो आके सर्ज टैंक में स्टोर हो जाएगा, ओके। यदि सर्ज टैंक नहीं रहता तो क्या होता, ये जो पेनस्टॉक है, ये जो कॉन्डक्ट का जो पाइप है और पेनस्टॉक है, वो बर्स्ट हो जाता। ताकि वो बर्स्ट ना हो, इसीलिए सर्ज टैंक प्रोवाइड किया गया है जहां एक्सेस वाटर स्टोर हो जाए। अब देखिए, जब यदि लोड डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो सर्ज टैंक में जो स्टोर्ड वाटर है यही रिलीज हो जाएगा। समझ में आया कैसे काम करता है सर्ज टैंक और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बटरफ्लाई वाल्व। ये सब प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। बटरफ्लाई वाल्व बोलिए, एयर वाल्व बोलिए। बटरफ्लाई वाल्व क्या करता है, बटरफ्लाई वाल्व ये पेनस्टॉक को प्रोटेक्ट करता है। यदि इनकेस पेनस्टॉक फट जाता है या कुछ होता है, रप्चर होता है, तो ये बटरफ्लाई वाल्व उसको प्रोटेक्ट करता है। ये ओपन होके वो एक्सेस वाटर को रिलीज कर देता है, ऐसे ये काम करता है। फिर ये एयर वाल्व क्या करता है, ये जो एयर वाल्व है ये भी एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। एयर वाल्व का काम ये है कि जो एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर और जो अंदर में पेनस्टॉक के अंदर में जो एयर प्रेशर बना हुआ रहता है उसको मेंटेन रखता है। क्या करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। एयर फ्लो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। यदि मेंटेन नहीं होगा तो अंदर में वैक्यूम क्रिएट होगा और जो पेनस्टॉक है वो सिकुड़ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बेसिकली ये वाला ये सब सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, ओके, ठीक है। तो ये कहाँ मौजूद रहते हैं, यहीं पे मौजूद रहते हैं, एंट्रेंस में ही, ठीक है। तो अब जो वाटर है वो हाई प्रेशर में डाउन जाएगा एकदम, पेनस्टॉक से होते हुए सीधा पावर हाउस में जाएगा। अब पावर हाउस में जैसे मैं पहले बताया क्या रहेगा, पावर हाउस में अपने टरबाइन रहेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मेन पावर प्लांट है वो बेसिकली ये है, ठीक है। मतलब पावर प्लांट तो कंप्लीट ये टोटल को ही बोलेंगे पावर प्लांट, लेकिन जहां जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है, ये पावर हाउस ही है, ठीक है। समझ में, तो ये पावर हाउस में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है, जो हाई प्रेशर में पानी आ रहा है यहाँ पे, तो पावर हाउस में क्या लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है। ऐसा कुछ देखने को रहता है टरबाइन, ऐसे कुछ कब स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स के टरबाइन रहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं किसी बाद की कोई वीडियो में। अभी देख लेते हैं उसका वर्किंग कैसे होता है बेसिकली। तो मान लीजिए ये एक टरबाइन है, ठीक है, ये कनेक्टेड है ये कप से, और ये एक नोजल सिस्टम बना हुआ है। ये नोजल सिस्टम के जरिए क्या आता है, वाटर आता है, और ये वाटर ये कप में गिरता है। वही फोर्स में एक रोटेटिंग मोशन क्रिएट होता है टरबाइन में। जैसे ही रोटेटिंग मोशन क्रिएट होगा तो टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और टरबाइन के साथ अपना क्या रहता है, ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, थ्री फेज ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर का शाफ्ट कपल्ड रहता है, ठीक है। अब जैसे ही जनरेटर का शाफ्ट रोटेट होना चालू हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो जाएगा, थ्री फेज RYB।
फिर ये अपना स्विच गियर के से होते हुए अपना सर्किट ब्रेकर जो भी है वो सब रहेगा, स्विच गियर से होते हुए अपना 3 फेज ग्रिड में फीड होना, ग्रिड फीडिंग होना चालू हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसे ये काम करता है। अब जो पानी जो टरबाइन से टकरा के फिर पानी तो वापस नीचे गिरेगा। अब वापस नीचे गिरेगा, नीचे गिरते हुए वो फिर रिवर में मिल जाएगा। तो फिर ये साइकिल जो कंटिन्यूअस साइकिल है वो रिपीटेडली चलते रहेगा और अपना टरबाइन घूमते रहेगा। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर का शाफ्ट भी घूमेगा, जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। तो ये एक सिंपल सा लेआउट है किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। और यही बेसिक सा वर्किंग प्रिंसिपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं क्या है। अच्छा, साइट सिलेक्शन। तो हमने जो स्टडी किया, जो सर्किट हमने स्टडी किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसे हमें कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, कौन सी साइट प्रॉपर होगी, कौन सी साइट प्रॉपर होगी वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सारी क्राइटेरियाज हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी फॉर प्रॉपर साइट सिलेक्शन। ओके, तो उसके लिए हमें पहला क्या देखना पड़ेगा, वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये है ही वाटर से जनरेट होने वाला सिस्टम। मीन्स वाटर मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, तो हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाला है, तो वाटर तो होनी ही चाहिए। तो ये देखना है। स्टोरेज ऑफ वाटर, हमें वाटर को स्टोर भी रखना पड़ेगा ताकि ड्राई सीजन्स में भी काम आ सके। हर समय तो बारिश तो नहीं होगी, हर समय तो बारिश नहीं होगी। अब जब बारिश नहीं होगी तब भी तो जनरेशन तो चाहिए। उस समय क्या होगा, उस समय हमें स्टोरेज सिस्टम से, वाटर स्टोरेज सिस्टम से पानी को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। तो लैंड भी हमें देखना पड़ेगा, वो कॉस्टली है ना चीप है, तो हमें चीप लैंड ही चाहिए होगा। ठीक है, तो चीप लैंड हमें चाहिए होगा। उसका टाइप ऑफ लैंड, लैंड का क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। चीप यदि है तो क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो हमें सब फैक्टर्स देखना पड़ेगा। जो टाइप है मतलब जो लैंड है वो हेवी मशीनरीज को विथस्टैंड कर पाती है कि नहीं, क्योंकि जो मशीनरीज यूज होते हैं, जो अल्टरनेटर्स होते हैं या जो जितने भी मशीनरीज रहते हैं, स्विच गियर्स रहते हैं, जो भी रहते हैं, पैनल्स रहते हैं, वो सब बहुत हेवी रहते हैं। तो वो लैंड बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो भी टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जो मशीनरीज है, जनरेटर बोलिए, कन्वर्टर सिस्टम बोलिए, पैनल बोलिए, जो भी है, तभी वो इजीली एक जगह से साइट पे पहुंच पाएगा। करेक्ट, नहीं तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। यदि पहुंच ही नहीं पाएगा तो वो बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा तो अपना जो टारगेट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिठाने का वो फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर प्रॉपर साइट सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, तो अब आता है एडवांटेजेस। इस पावर प्लांट की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। इट रिक्वायर्स नो फ्यूल एज वाटर इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वाटर से ही जनरेशन हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, इट इज़ क्वाइट नीट एंड क्लीन एज नो स्मोक और ऐश इज प्रोड्यूस्ड। बहुत ही नीट और क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ कुछ फ्यूल तो बर्न होते नहीं हैं। अब बर्न नहीं होते, स्मोक रिलीज नहीं होता है, इसीलिए ये एकदम क्लीन एंड प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, next it requires very low or small running charges because water is the source of energy which is available free of cost. जो रनिंग कॉस्ट है, प्लांट की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो फ्यूल इसमें यूज होता है वो तो फ्री में ही मिलता है, क्योंकि पानी जो है वो एबंडेंट है, रिवर से आता है, तो इसीलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ कंपेरेटिवली सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस।
इस पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले थर्मल पावर प्लांट के सर्किट से, और इसकी मेंटेनेंस भी कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत सिंपल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉन्ग स्टार्टिंग टाइम लाइक अ स्टीम पावर स्टेशन। अच्छा, तो इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो पावर प्लांट है उसको चालू करने में बहुत कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू स्टीम पावर स्टेशन या थर्मल पावर स्टेशन। इट इज़ रॉबस्ट एंड हैज़ अ लॉन्गर लाइफ। बहुत ही रॉबस्ट नेचर का है, और इसकी जो लॉन्जिविटी है, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। Such plants serve many purposes. In addition to the generation of electrical energy, they also help in irrigation and controlling flood. अच्छा, तो जैसे हमने देखा पहले, इसमें क्या बनाया गया था, डैम बनाया गया था। तो डैम से क्या हो रहा था, हम लोग पानी को कंट्रोल कर पा रहे थे। डैम का गेट ओपन करके या क्लोज करके, ओपन कर रहे थे तो पानी का फ्लो नीचे जा रहा था, क्लोज कर रहे थे तो बंद हो जा रहा था। तो ऐसे डैम में मल्टीपल गेट्स लगाए हुए रहते हैं, तो हम लोग वो गेट्स को ओपन या क्लोज करके पानी को नीचे, मतलब डाउनस्ट्रीम में भेज सकते हैं। तो यदि इरिगेशन करना हुआ तो हम लोग जो एक्सेस वाटर जो रिजर्वायर में स्टोर रहता है, तो हम लोग गेट को ओपन करके वो पानी को डाउनस्ट्रीम भेज सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग फ्लड्स। यदि बहुत फ्लड हो रहा है डाउनस्ट्रीम में तो गेट को बंद कर सकते हैं ताकि फ्लड रुक जाए, तो ये भी कर सकते हैं। ओके, next point, although such plants require the attention of highly skilled persons at the time of construction, yet for operation a few experienced person may do the job well. Okay, मतलब जब पावर प्लांट को बिठाना है या सेटअप अरेंज करना है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, तब बहुत हाईली स्किल्ड पर्सन्स चाहिए होते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लांट, मीन्स प्लांट को बिठाने के लिए। जब प्लांट फुल्ली बिठ जाता है, मतलब कमीशन हो जाता है प्रॉपर्ली, तब उसका जो मेंटेनेंस आता है या मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस करने के टाइम में नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसका एक्सपीरियंस कम हो, वो भी इजीली वो काम को कर पाता है। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अब इसका डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इस प्लांट का क्या डिसएडवांटेजेस है? इट इन्वॉल्व्स हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इनिशियली, क्योंकि हमें रिजर्वायर बनाने पड़ते हैं, डैम बनाने पड़ते हैं, पावर हाउसेस बनाने पड़ते हैं, पेन स्टॉक बिठाना पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स बिठाना पड़ता है। सो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, या सॉरी मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगता है उसमें। ओके, देयर इज uncertainty about the availability of huge amount of water due to dependence on weather conditions. अब वेदर के ऊपर भी वाटर डिपेंड रहता है। यदि मान लीजिए ऐसा वेदर सिचुएशन आया कि बारिश हुआ ही नहीं, सूखा पड़ गया, तब तो जनरेशन बंद ही हो जाता है। तो ये सब भी रहते हैं। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड हैंड्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द प्लांट। जब प्लांट की मीन्स प्लांट जब बैठता है, मतलब प्लांट को बिठाया जाता है या कमीशन किया जाता है, उस समय बहुत स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। It requires high cost of transmission lines as the plant is located in the hilly areas which are quite away from the consumer. हाँ, मतलब अब ये प्लांट तो बहुत दूर है, दूर रहता है, दूर बैठाया जाता है, पहाड़ों पे हिल्स में बैठाया जाता है। अब हिल्स से अपने नीचे एकदम डाउनस्ट्रीम में, गांव में या शहर में, अब हमें तो पावर पहुंचाने पड़ेंगे, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बैठाने पड़ेंगे, तो वो ट्रांसमिशन लाइंस के कॉस्ट बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये था अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो ये सिंपल सा पावर प्लांट। कुछ भी यदि डाउट्स होता है तो कमेंट कीजिएगा, उसको मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।